अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है तारीख 10 दिसंबर और दिन है फ्राइडे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस पर। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह मैं क्विकली आपको इन क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा, जहां पे हमने डिस्कस किया था। मैंने कल क्वेश्चंस आपको दिए थे अपने लेक्चर्स के बीच में, वेयर इन व्हाट वाज द थीम ऑफ WNTD टोबैको डे। तो हमारे जो यहाँ पे एस्पिरेंट हैं कुशाग्र ने जबरदस्त इसका आंसर दिया है, दैट वाज द कमिट टू क्विट। देखिए, ये जरूरी नहीं कि मैं ही आप चीज़ों का जवाब दूं। आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीबडी, अगर आप देख भी रहे हैं वीडियो, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, तो आप भी अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट कुशाग्र गोयल ने, जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं ताकि आपका आंसर भी हम यहाँ फीचर कर सकें, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न, राइट। यही तो कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का एक्चुअली, ठीक। एंड दूसरा क्वेश्चन था, विच इंडियन मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड टोबैको कंजम्पशन एंड ऑल। यहां पे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। किस वजह से मिला था ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2019 में उन्होंने एक स्टेप लिया टू बैन ई सिगरेट एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो थैंक्स कुशाग्र, वेल डन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमने कल पूछा था हमारे लेक्चर में, प्रीलिम्स फैक्ट था, की डिफरेंसेस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ PMUY एंड PMU1 एंड 2, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 और 2 में, मतलब 1.0 वर्सेस 2.0 में क्या फर्क है। और श्रुति आनंद, जिनका आज जन्मदिन भी है, स्मृति, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। ओके, सो स्मृति का जवाब काफी हद तक डिटेल्ड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन स्मृति ने उन सब का आंसर्स बहुत सिस्टमैटिक वे में किया है। सो इन्होंने पहले मेंशन किया है कि क्या डिफरेंस था, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव एंड प्रीडोमिनेंटली डिफरेंस क्या था। ओके, ये अगर आप जो एस्पिरेंट से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अभी, तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं स्मृति के आंसर से। अगर आपको लगता है वैरी करता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि नो सर एंड दिस एंड दैट, ये आपका पक्ष हो सकता है, ठीक है। सबका आंसर सेम थोड़ी हो सकता है, राइट। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, इन्होंने मेंशन किया है। CRS डेटा वाइटल क्यों है, और फिर क्यों इसका डेटा जो है इनएक्यूरेट आ रहा है। सो वेल डन वंस अगेन स्मृति, एंड इट इज योर डे, एंजॉय। अब आते हैं हमारे #CDRituals पर। इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, इफ यू आर न्यू एस्पिरेंट हु इज वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे #CDRituals की एक इनिशिएटिव है, जहां पे रोज हम डेली बेसिस पे यूट्यूब क्लासेस कंडक्ट करते हैं। बाय ये मैं हूं, ये आद्या मैम हमारी काउंटर पार्ट, एंड देन अंजुम सर, ठीक है। डेली एडिटोरियल एनालिसिस जाता है, करंट अफेयर्स जाता है, एक्सप्लेनर जाता है बर्निंग शूज और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स पर, और डेली MCQ का प्रोग्राम अब चेंज हो गया है। KBC, कौन बनेगा सिविल सर्वेंट, UPSC KBC, जो कि हमने नया इनिशिएटिव ले आए हैं। तो प्लीज इसको देखना ना भूलें, हर रात 9:30 बजे पार्टिसिपेट कीजिए। टाइमर के साथ आता है, बहुत जबरदस्त खेल होता है यहाँ पे, और एकदम एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है। और लास्ट में ये हमारा आस्क मी एनीथिंग टॉपर्स प्रोग्राम, जो हर संडे को जाता है, डिकोडिंग UPSC हर संडे को जाता है, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। होलिस्टिकली हम यहाँ पे आपको एडुकेट कर सकें। मूविंग ऑन टू हियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए। हम भी तो बताएं लोगों को कि हमारे इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और
एवरी टाइम यू गेट द नोटिफिकेशन। आपको जरूरी नहीं है बार बार CD यूट्यूब की पेज पे जाना। वंस यू गेट द नोटिफिकेशन आप साथ में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का मतलब मेन यही है, इन केस अगर कोई आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई लेक्चर मिस कर रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ जा सकते हैं और लेक्चर्स को डे वाइज आप चेक कर सकते हैं, करंट अफेयर्स। आज के टॉपिक पे हम आते हैं दोस्तों। आज का न्यूज़पेपर बहुत खास नहीं था, ठीक है। अगर मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाऊं आज का, तो ये है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक। इसलिए खास नहीं था दोस्तों क्योंकि हमारी टीम ने ऑलरेडी चीजों को कवर कर लिया था इस पे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बताऊंगा। 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक माइनॉरिटीज के ऊपर है कि उसका माइनॉरिटीज क्या होती है और आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या होगा, और एक है टैपिंग इंडियाज यूथ पोटेंशियल, ठीक है। ये 2 टॉपिक है, वो हम आज अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले ये जो न्यूज़पेपर था आज का, इनफैक्ट हिंदू, ये मैं आपको हिंदू भी दिखा देता हूं, यहाँ पे द हिंदू है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट है तो देखिए, कोविड से रिलेटेड ये चीजें बहुत की थी। ये स्कूल वाला मामला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, और एक आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मत ध्यान दीजिए। जनरल रावत जिनका हाल ही में निधन हुआ है अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश करने से, हम सबको बहुत खेद है इस बात का। और मे हिज सोल एंड द एंटायर मेंबर हु अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ रेस्ट इन पीस। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी इससे रिलेटेड वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ये पोर्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फैकल्टी अंजुम सर, वो ये वाई आर ब्लैक बॉक्सेस इंपॉर्टेंट टू एन एयर क्रैश, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने कवर कर लिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा, ओके। इनफैक्ट यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई है, वेल्थ ऑफ नेशंस दैट वाज इनइक्वालिटी इन GDP, तो हमने ये भी कवर किया हुआ है। कल की ही ये कवरेज है सारी, प्लीज आप इसको वॉच कीजिए। 15 मिनट का है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा होलिस्टिकली। मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूं क्योंकि आप अपनी मेहनत को डुप्लीकेट मत कीजिए, हम भी अपनी मेहनत को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीजें हैं, जिन टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन की है, उस पे हमने पब्लिश किया हुआ है ऑलरेडी। इफ वी थिंक देयर इज सम न्यू डायमेंशन ऑफ इट, देन डेफिनेटली वी विल बी ग्लैड टू टेक दिस अप, ठीक है। और इन दोनों मैटर से रिलेटेड आद्या मैम ने भी यहाँ पे काफी हद तक करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। देखिए जहाँ पे ये हैशटैग इनइक्वालिटी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्ट मेंशन किया हुआ है। नागालैंड से रिलेटेड मैम ने बहुत डिटेल में रिपोर्ट एनालिसिस की है, ओके। वरिंग सस्पेंशन 12 MPs, ये कोई नई बात रही नहीं है। अगर कोई नया डायमेंशन आएगा तो हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आइडियाज पेज वाले पे, एंड दी इम्प्यूनिटी, ये भी आफ्सपा से रिलेटेड है, नागा क्राइसिस से हमने कवर कर लिया है, ठीक। इन सब का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप रेगुलर होगे हमारे तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीजें, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे, माइनॉरिटी इन जेल, जो हमारा आज का सबसे पहला न्यूज है, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पे ये है कि इस आर्टिकल में भी कुछ खास है नहीं पढ़ने लायक, लेकिन एक एंगल जो निकल के आएगा, बीइंग एन UPSC एस्पिरेंट और एडुकेटर, हम आपको ये बताते हैं, ये जो एंगल निकल के आएगा वो है। हालांकि इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं उनका ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो अंडर ट्रायल्स हैं, सबसे ज्यादा जो कन्विक्ट्स हैं, वो माइनॉरिटीज हैं। और प्रीडोमिनेंटली किस माइनॉरिटी को इन्होंने टारगेट किया है, वो है मुस्लिम्स। मुस्लिम माइनॉरिटी, जो कि हर स्टेट में जहां पे हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी अधिकतर जेल में है। या तो वो अंडर ट्रायल हैं या कन्विक्टेड हैं। इन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा आंकड़े लिख दिए हैं यहाँ पे। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो हमारा NCRB है, उसके पूरे के पूरे आंकड़े लिख दिए हैं। ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करते हैं। मैटर क्या करता है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला शब्द है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनका कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज आर मेजॉरिटी इन जेल। इसीलिए ये जो आपने यहां देख रहे हैं, ये मेरा कर्सर है,
माइनॉरिटीज आर ओवर रिप्रेजेंटेड, तो लिखने का तरीका है, ठीक। और ये कहा है इन्होंने इन द हाफ ऑफ द आर्टिकल दैट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, जैसे JNK हो गई, वहां पे हिंदू एज ए माइनॉरिटी वो जेल्स में मेजॉरिटी में है, ठीक। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ले चलता हूं इस आर्टिकल पे कि होता क्या है ये माइनॉरिटी से रिलेटेड, ठीक। सो ये GS2 का पार्ट है, जुडिशरी स्टैट्यूटरी बॉडीज इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज इंडियन पॉलिटी, माइनॉरिटीज इन इंडिया आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। ये एक आंसर राइटिंग GS आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क से हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो माइनॉरिटीज इन इंडिया में इसका इंसेप्शन कब हुआ था? तो 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके तहत माइनॉरिटी कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। ये पहला पॉइंट यही कहता है। फिर 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये डिटैच हो गया था और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में चला गया था, ठीक है। सो जो गृह मंत्री होता है, होम अफेयर्स होता है, उससे ये अलग हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में चला गया था, और जिससे ये एक्सक्लूड होता था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फ्रॉम द कमीशन ज्यूरिडिक्शन, ठीक। 1992 में सबसे पहले ये एक एक्ट बना जिसको हम NCM कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी और फिर उसका नाम चेंज हो गया NCM, याद रखिएगा ये, ठीक है। 1992 में ये हुआ, और उसी के साथ साथ अगले साल ही 1993 में इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोस्ट्रियन, जिसको पारसी समुदाय कहते हैं, ये सारे समुदाय जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में कहलाए जाते हैं, उनको ऐड किया, ठीक है। 2014 में ये मामला आया सामने कि जैन लोग भी इंक्लूड हो सकते हैं माइनॉरिटी में। पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है, जब पॉपुलेशन कम होती है तो फिर कहीं ना कहीं इनको हम इस कैटेगरी में ले आते हैं, ठीक। और ये आप याद रखना, अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हो थोड़ा सा न्यूज में, तो ये पूरा का पूरा ये वो टाइम है जब कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स थोड़ा सा पिक्चर में आ रही थी, ठीक है। बहुत सारे मंडल कमीशन हो गए, फिर इंदिरा साहनी केस हो गया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खैर वो चर्चा अलग है, लेकिन ये माइनॉरिटीज की चर्चा हो रही है यहाँ पे। देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी इज मेजॉरिटी, माइनॉरिटी इज मेजॉरिटी, जियो और जीने दो। नाउ अब आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क में व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, राइट। सो व्हाट वी विल राइट, वी हैव रिटन अबाउट द इंसेप्शन, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, डिटेल में। फिर उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, भाई ये बना क्यों था, राइट। क्यों बना था? क्योंकि ये जो भी प्रोग्रेस हो रही थी, ये सारे समुदाय जो हमने अभी बात की है, 5-6 समुदाय हैं, इनकी प्रोग्रेस पे एक इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी कि क्या चल रहा है इनके डेवलपमेंट में, ठीक। दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट मॉनिटरिंग दी वर्किंग सेफगार्ड। सेफगार्ड मतलब कि प्रोटेक्शन मतलब कि लीगल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसकी हम आगे बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट प्रोग्राम था फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, आई होप आपको याद होगा ये, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जैसे लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जैसे लिटरली अगर एक मूवी आई है जय भीम, उसको देखना ना भूलिएगा आप लोग, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, और जय भीम करके साउथ की मूवी है, मजेदार मूवी है, ठीक है। एक वकील के ऊपर है और वकील कैसे जज बन जाता है, मतलब बहुत जबरदस्त मूवी है, उसको देखिएगा आप, ठीक है। और इन सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं उससे, ओके। मद्रास का मामला है, चेन्नई का मामला है, वो दैट केस इज द ओनली केस इन द हिस्ट्री ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो सबसे लंबा चला आज तक, जिसकी सुनवाई सबसे लंबी चली, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मामला था, हेबियस कॉर्पस का मामला था, ठीक है, रिट जो हेबियस कॉर्पस है, ब्रिंग द बॉडी। नाउ इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स अक्सर देखे जाते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, ठीक है। पावर से रिलेटेड, अधिकार से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल भरतपुर कम्युनल राइट जो हुआ था 2012 में,
बोडो मुस्लिम क्लैश आसाम में हुआ था। तो बेसिकली एक कमिटी बैठनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। माइनॉरिटीज डे आने वाला है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर से याद आया, आज 10 दिसंबर है। क्या है आज का दिन? बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइए आज 10 दिसंबर क्या इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी हम लोग बहुत मनाते थे, ठीक है। ऑब्जर्व द माइनॉरिटीज राइट डे एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक, इन सब को रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, और कुछ सरकार, राज्य सरकार कुछ नए स्कीम्स और नए बेनिफिट्स के साथ इनके प्रोटेक्शन के लिए आती हैं। ये हो गई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आइए देखते हैं कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होते हैं। तो याद रखिए, वंस अगेन, आंसर राइटिंग अ फ्रेमवर्क दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए आपका। मजा आ जाएगा अगर लिख दोगे तो ऐसे ही, ठीक है। और क्या क्या है, तो याद है आपको 1992 में एनसीएम एस्टैब्लिश हो गया था। अब क्या हुआ था, 2004 में एनसीएम ईआई एडुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ। क्यों एस्टैब्लिश हुआ? ताकि भाई जो उस माइनॉरिटीज लोग हैं, कभी कभी वो अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं उनको, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं उनको, और कहते हैं कि शिक्षा अपने आप में ही बहुत बड़ा हथियार है खुद को और समाज को पॉजिटिव वे से चेंज करने के लिए। तो शिक्षा का इनको एडुकेशनल हेल्प दिलाई गई, ओके। और यहां पे ये स्टैब्लिश हुआ, रिकॉग्नाइजिंग द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। एक चीज याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में माइनॉरिटी शब्द कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप मेरे बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, माइनॉरिटी शब्द कहीं नहीं लिखा है। However, the Constitution recognizes religion and linguistic minorities, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ओके, याद रहेगा आपको। नाउ आर्टिकल 15, 16 प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 25 पार्ट 1, 26, 28 प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने इसलिए सिर्फ आर्टिकल्स लिखे हैं रेफरेंस देने के लिए आपके। इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 29 और 30, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिर वही वाली बात की गई है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाली, ठीक है। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, कभी कभी इंटरप्रिटेशन भी जो केस लड़ते हैं वो भी गलत कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हर बार इंटरप्रेट करता है। केशवानंदा भारती केस में भी एग्जाम्पल दिया था, शबाना हाशमी के भी केस में एग्जाम्पल दिया था कि भाई हम इंटरप्रेट करेंगे कोई भी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमें ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब यहां पे था कि इंक्लूड्स माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी एज वेल। सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ लोग, कुछ वर्ग भारत के, नहीं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों थे। आर्टिकल 30 क्या था? एस्टैब्लिश टू एडमिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। बेसिकली अगर कोई माइनॉरिटी है, उसका ऑलरेडी कोई धंधा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन लैंड है, वो बेचना चाहता है या फिर वो सपोर्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लार्जर गुड देखेगी, लार्जर पर्सपेक्टिव देखेगी और उसको अच्छे खासे दाम पे उसको बेचेगी, खरीदेगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि उसका नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये आर्टिकल्स थे, ठीक। 350B में क्या हुआ था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और अपॉइंटेड किया गया था, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंसर्टेड द आर्टिकल प्रोवाइडेड स्पेशल ऑफिसर, ये ध्यान रहेगा। इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स सेफगार्ड, जो हमने पीछे की बात की थी, जो ये वाली बात की थी, ड्यूटी टू सेफगार्ड। तो यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मस्त हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा और नंबर्स बांट देगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट MCQ था जो कि यूपीएससी 2018 में भी पूछा गया था। व्हाट इज वन ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ, बताइए कमेंट करके। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इसीलिए तो यूपीएससी में है। तो छोटी छोटी चीजें, प्रोसेस आप समझिए, उसके बाद फिर आई थिंक क्वेश्चंस एक बहुत जेन्युइन और बेसिक तरीके से निकलते हैं जो कि लिटरली कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अपनी अगले न्यूज पे।
तो अगली न्यूज जो हमारी थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट से थी कि यूथ से रिलेटेड थी। और ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, एनवी रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, ये आर्टिकल मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। वैसे मैं नहीं कहता कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़िए जाके, लेकिन ये आर्टिकल जो है ना वो दोस्तों आपको एनकरेज करेगा, मतलब मोटिवेट कर देगा सुबह सुबह अगर आप पढ़ लोगे तो। एंड बिकॉज यूथ की जो पोटेंशियल है, यूथ की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, इंडिया के यूथ की बात कर रहा हूं मैं, अपने देश की, वो इतनी ज्यादा है, इतनी जरूरत है अभी हमें कि अगर हम आज के टाइम पे किसी भी सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक भलाई के लिए खड़े होते हैं तो एक नया रिवोल्यूशन, एक नया रिफॉर्म खड़ा कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोशल रिवोल्यूशन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक बदलाव हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडल्ट और यूथ ही लेके आए हैं हमारे कंट्री में। अगर आप कहें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बहुत, ये तो यूथ थे ना। बहुत सारे रिसेंटली, तो इस आर्टिकल का मतलब ये था, ये वैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ये एक लेक्चर दिया गया था जिसका ये पूरा होलिस्टिक तरीका है बताने का यहाँ पे। तो देखिए, एजुकेशन एक सोशल एजेंडा है, ठीक है, ऐसा एजेंडा कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करे, ठीक है, ताकि जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हो वो पूरी हों। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो मतलब माने ही जाते हैं ना कि मतलब वो रिबेलियन होते हैं, ठीक है। रिबेलियन एज एन की कोई भी बदलाव हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, वो उससे तुरंत फाइट करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि बिल्कुल ही अभी नया हम समाज में उतरते रहते हैं और हमारे सामने एक खौलता खून होता है, और अगर हम वो खून, वो जज्बा किसी सोशल इश्यूज के लिए या फिर सामाजिक कार्यों के लिए, अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करें तो बहुत भला हो सकता है, ठीक है। और आजकल की जो, और इस आर्टिकल में ये बताया है कि पिछले 10 या 12 सालों में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट लीडर उभर के सामने आए हों, समाज का भला किए हैं। आजकल जो स्टूडेंट हैं वो बच रहे हैं इन प्लेटफॉर्म से। आजकल स्टूडेंट्स अब इंटरनेशनल, अब बाहर जा रहे हैं। अब जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सोशियो, एंथ्रो, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है, नॉन टेक्निकल वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, उनसे लोग बच रहे हैं, ठीक है। अब नहीं, मतलब वो एक पावरफुल लीडर पिछले 10 सालों में नहीं दिखा है फ्रॉम कॉलेज एंड स्टूडेंट यूनियन से। तो हम अपनी कमी बताएं, गवर्नमेंट की कमी बताएं, या फिर अपने परवरिश की कमी बताएं, या फिर जो हमारा विजन है उसमें कमी बताएं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये हमारा एक विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक लीडर का होना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ आपके फैमिली में, आपके रूरल एरियाज में, आपके डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे एक नेशनल लीडर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल इसी के बारे में है, और मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, सो वी थॉट टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फॉर्म यू अबाउट टैपिंग इंडियाज यूथ पोटेंशियल, जो आज का टॉपिक है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स ये कोरिलेट करता है, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और GS1 का पार्ट है, सोशल इश्यूज का पार्ट है, सेकंड ARC का मुख्यतः हिस्सा है ये, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, आई वुड रिक्वेस्ट यू माय डियर एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एग्जाम्पल के साथ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है और यूथ बल्ज क्या होता है, ठीक है। ये GS3 में भी आ जाएगा अगर पॉपुलेशन डायनेमिक्स की हम बात कर लेंगे तो थोड़ी देर में, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी उसमें आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आ जाती है धीरे धीरे। तो ये बताइएगा आप मुझे कमेंट करके कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, यूथ बल्ज क्या होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, स्टार्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया 37 साल 2055, ठीक है। क्या मतलब है इसका? ब्राजील, थाईलैंड, चाइना, स्पेन 31 2055, ठीक है। क्या मतलब है इसका? क्या हमारी पॉपुलेशन
और यंग हो रही है, या हमारी पॉपुलेशन अब ओल्ड होने वाली है? क्या है इसका मतलब? कमेंट करके बताइए। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बाद फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि टैपिंग इंडियाज यूथ पोटेंशियल। सी, इंडिया इज ओवर 62% ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड, आप समझ सकते हैं 15 से 59 साल के बीच तक की जो पॉपुलेशन वो 62% है। ओके, लगभग मीडियन एज है, लगभग पॉपुलेशन जो है उनकी 30 साल है। सो दिस मीन्स दैट इंडिया इज गोइंग टू द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर द पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या चैलेंजेस आते हैं? तो अगेन ये जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग है उसमें हम कुछ ऐसे ही पर्सपेक्टिव फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, की चैलेंजेस क्या हैं? रियलाइजिंग यूथ पोटेंशियल, क्यों नहीं वो यूथ की जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, जो पैशन है, वो निकल के आ रहा है। लैक ऑफ एजुकेशनल स्किल, अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे पूछा था, आई थिंक यश ने पूछा था या फिर हमारे स्टूडेंट हैं, कि सर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो दोस्तों ये है कंसेप्ट, जैसी जॉब है वैसी स्किल नहीं, जैसी स्किल है वैसी जॉब नहीं है, मिसमैच है। ठीक है, जबरदस्ती लोग काम करवा रहे हैं जो आदमी अपने स्किल में उस स्किल के लिए मैच नहीं है, और उससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, इनसिक्योरिटी होती है खुद को। अगर मैं टेक में सक्षम नहीं हूं, अगर मुझे ह्यूमैनिटीज से प्यार है, तो फिर आप मुझे टेक का काम देके मेरे ऊपर बर्डन डाल रहे हो, फिर मुझे इनसिक्योर फील होगा। ये होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो शिक्षा पे लगभग 3.5% है जीडीपी का, हमारे देश का। और इंडिया जो है 62वें रैंक पे स्टैब्लिश करता है कि अपने स्टूडेंट्स को वो कितना पर पब्लिक एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट कितना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, किताबें हो गई, फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गए, 62 रैंक पे आता है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी, जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी, देश उतना आगे बढ़ेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द पैंडेमिक, इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिवील्स दैट 65% ऑफ एडोलेसेंट वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड हैविंग लेस लर्न ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये जो आर्टिकल है द हिंदू का, ये आर्टिकल आया है चिल्ड्रन एंड स्कूलिंग इन द पोस्ट कोविड एरा। ये हमारे एनसीईआरटी के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं कृष्ण कुमार सर, उन्होंने मेंशन किया है। मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हो, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निचोड़ नहीं निकाल सकते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है इसमें, क्या प्रॉब्लम आई है, तो बेसिकली ये था इसमें, इसीलिए मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि कोविड टाइम पे बहुत सिचुएशंस डिफरेंट थी, स्पेशली पढ़ाई को लेके, सबके साथ पहली बार हुआ था, लेकिन अब हम थर्ड वेव में कहीं ना कहीं शिकायत हो रही, हम जा रहे हैं, तो हमें तो अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए, खास करके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा से रिलेटेड। ठीक, इश्यूज ऑन यंग विमेन, चाइल्ड मैरिज, ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इनका टैलेंट नहीं निखर पाता है, वायलेंस होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, औरतों के ऊपर इतना अत्याचार कहीं कहीं होता है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ, जहां मैंने आपको बात की है कि वो मैच नहीं कर रहा है, वो सिंक नहीं कर रहा है, वो ताला चाबी में फिट नहीं हो रहा है, चाहिए कुछ और मिल कुछ और रहा है। ठीक है, लो सोशल कैपिटल, मतलब कि आप अपने आप को रेज करने के लिए आपके पास उतना दाम नहीं, आमदनी नहीं है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, ये सारी चीजें हैं। इस वजह से टैलेंट नहीं उभर के आ पा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं हिंदी में कि खाली पेट भजन भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर टैलेंट कहां से निकल के आएगा? आइए सजेशन देखते हैं, और ये बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, आप आगे जाके सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, लीड करने वाले हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, फिर कंट्री को लीड करने वाले हैं, तो आपको सजेशन किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। एक रे ऑफ होप, a light at the end of the tunnel should be there, okay? चाहे जितनी भी विवादास्पद सिचुएशन हो, जितनी भी कॉन्फिडेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट क्राइसिस हो, या फिर, लेकिन आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं से एक सोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, सजेशन निकालना पड़ेगा, राइट? इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। की फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, सजेशंस, सॉल्यूशंस
मेंशन्ड, ठीक है। और एक अच्छे एस्पिरेंट की सबसे एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है, क्वालिटी ये होती है कि अपने जो आंसर है उसका कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों लिखता है। कंटेंट मतलब जो फैक्ट, जो फिगर्स होते हैं, जो थियरी होती है, जो थियरी पार्ट होती है वो, और कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो फैक्ट्स फिगर्स होते हैं इनको मेंशन जरूर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सजेशंस में इसने लिखा है कि इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, मतलब कि जो कोलैबोरेशन है स्टेट में, डिपार्टमेंट वाइज में, ऑफिसेज में, उन पे कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, टू टैकल दी बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसीज, ताकि उनकी एफिशिएंसीज बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये लिख दिया है थियरी, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसने लिखा है मिड डे मील स्कीम एंड ऑल, अंडरस्टूड। तो ये है, ऐसे हम आंसर लिखेंगे। स्किल डेवलपमेंट टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन कैसे होगी भाई? सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इंप्लीमेंट किया, जहां पे लगभग 500 मिलियन पीपल इन इंडिया विल बी स्किल्ड बाय 2020। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, कि आपको थियरी के साथ आपको फैक्ट्स, फिगर्स कुछ भी मेंशन करना है, जैसे जजमेंट हो गया, केस स्टडीज हो गए, फैक्ट्स हो गए, और रिपोर्ट्स हो गई, कमीशंस हो गई, कमिटी हो गई, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। इंप्रूविंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया, इफ इंडिया वांट्स टू लेवरेज द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ यूथ बल्ज, यहाँ पे यूथ बल्ज आया है, कमेंट करके प्लीज बताइए। तो भाई आपको गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनिंग बेसिक हाइजीन। ये वही बात हो गई कि बेसिक हाइजीन आप मेंटेन करिए, अच्छा खाना दिलवाइए, फैसिलिटीज दिलवाइए, ताकि ये जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, अपने सही उम्र में ये सही प्रदर्शन करें, ताकि इंडिया इनके एफर्ट्स को, टैलेंट को और पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करें, ताकि इवेंचुअली ये कंट्रीब्यूट कर सकें हमारी डेवलपमेंट में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक मैंने मिस कर दिया हूं यहाँ पे। तो आप सो वंस अगेन मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि भाई क्या होता है इसका मतलब यूथ बल्ज का और डेमोग्राफिक डिविडेंड का, ये कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। सो आई थिंक आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। आज मजा आया आप लोगों से बात करके। सो कमेंट करके बताइए जो पूछे गए सवाल हैं। इनफैक्ट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंड समझने में, सो फील फ्री टू कमेंट हियर। और जो इस डिस्कशन का पीडीएफ है वो आपको समन्वय फॉर्म, जो कि फर्स्ट कमेंट में मेंशन है, उसको आप क्लिक करें, डाउनलोड करें, फॉर्म फिल करें। जब फॉर्म आप फिल कर देंगे तो एक लिंक आएगा, उस लिंक को यार उसको सेव कर लो, ठीक है। जैसे उस लिंक को आप सेव करोगे, बुकमार्क सेव कर लो, तो डेली उसको एक्सेस करते रहो, उसी लिंक को, उस पर हम अपडेट करते रहते हैं अपने सारे पीडीएफ। ओके, सो वंस अगेन समन्वय फॉर्म फर्स्ट कमेंट में मेंशन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली click on the form, fill the form. Once you submit it, you will see a link over there, and once try to save or bookmark that link, and then you will be able to access daily newspaper and lecture PDF. चलिए मिलते हैं कल न्यूज एनालिसिस के सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।